लखनऊ रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर बसा है मवैया मोहल्ला। इस मोहल्ले के दो भाग हैं, ऊंची मवैया और नीची मवैया। नीची मवैया में पार्क के पास यादव बंधु रहते थे, रमाशंकर, संजय व राजकुमार यादव। 2017 में सड़क दुर्घटना में इनके पिता सालिक राम यादव की मृत्यु हो गई थी। विधवा मां विद्या अपने पुत्रों के साथ रहती थी। यादव बंधुओं का संयुक्त परिवार था और कारोबार भी संयुक्त था। मवैया पार्क के निकट बड़ी गोदाम के पास बहार आर्ट्स एंड इवेंट्स के नाम से उनका टेंट तथा डेकोरेशन की दुकान थी। इसके अलावा यादव बंधुओं ने सेक्टर 3 वृंदावन कॉलोनी में भी अपने प्रतिष्ठान की शाखा खोल रखी थी। इस शाखा के काम का दायित्व 37 वर्षीय राजकुमार उर्फ बबलू पर था। सन 2008 में राजकुमार का विवाह राजीव नगर तेलीबाग निवासी रीना यादव से हुआ था। राजकुमार और रीना का दाम्पत्य भी वैसा ही बीत रहा था जैसे दूसरे युगलों का हुआ करता है। उनकी खुशियों में दीमक तब लगना आरंभ हुई जब शादी के कई साल बाद भी रीना मां नहीं बनी। ज्यों-ज्यों समय बीता, राजकुमार के मन में विश्वास दृढ़ होता गया कि रीना में अवश्य कोई ऐसा शारीरिक दोष है जिसके चलते वह मां नहीं बन पा रही है और न कभी बन सकेगी। अतः राजकुमार तन से तो रीना के साथ रहा, परंतु मन से दूर होने लगा। रीना की संतान न होते देख घर बाहर के अनेक लोग राजकुमार को सलाह देने लगे, रीना तुम्हें पिता नहीं बना पा रही है तो दूसरी शादी कर लो। धार्मिक और कानूनी तौर पर भी ऐसा विवाह वैध है। कुछ उत्साही सलाहकारों ने यह तक कह डाला, ऐसी बंजर बीवी से वफा क्या निभाना जो निर्वंश कर दे। तुम जैसे पैसे वाले के लिए लड़कियों की क्या कमी। रीना से मुक्ति पाने का तुम्हारे पास ठोस आधार भी है। डिवोर्स देकर उसे चलता करो और किसी दूसरी युवती को पत्नी बना लो। उसके बाद तुम्हारा घर भी बच्चों से भर जाएगा। राजकुमार के मन में रीना के लिए केवल इसलिए रोष था कि वह उसे पिता नहीं बना पा रही थी। इसके बावजूद वह उसे दिल से चाहता था। इसीलिए संतान के लिए न रीना को तलाक देने का विचार मन में था, न सौत उसकी छाती पर बैठाने के बारे में सोचता था। एक दिन राजकुमार के मन में ख्याल आया कि क्यों न वह बड़े भाई रमाशंकर की छोटी बेटी कजरी को गोद ले ले। इसके साथ ही वह सोचने लगा, बिना बच्चे वाला घर भूतहा समान होता है। बेटी बनकर कजरी घर में रहेगी तो उसका घर भी रौनक से भर जाएगा। उचित मौका देखकर राजकुमार ने उक्त संदर्भ में भाई भाभी से बात की। रमाशंकर ने पहले पत्नी की आंखों में देखा, फिर बोले, कजरी अब भी तुम्हारी बेटी जैसी है। अब जहां तक गोद लेने की बात है तो मैं जानना चाहता हूं कि यह फैसला तुम्हारे अकेले का है या इसमें रीना की भी मर्जी शामिल है। अभी तो रीना से बात नहीं की है, मगर कर लूंगा। राजकुमार बोला, वह मेरे फैसले के खिलाफ छोड़े जाएगी। कजरी को गोद लेकर मैं पिता बनूंगा, वह भी तो मां बनेगी। भाई भाभी आपस में सलाह की, फिर राजकुमार को बेटी गोद देने को राजी हुए। यूं भी कजरी कहीं बाहर नहीं जा रही थी, उसे रहना घर में ही था। गोद लेने वाले भी पराए नहीं, सगे चाचा चाची थे। इसके बाद राजकुमार उस उचित अवसर की तलाश में रहने लगा जब रीना से कजरी को गोद लेने की बात करे तो वह खुशी से राजी हो जाए। राजकुमार को मनचाहा मौका मिलता उससे पहले ही किन्हीं सूत्रों से रीना को मालूम हो गया कि उसका पति कजरी को गोद लेने वाला है। बस वह तिल मिला गई। ऐसा नहीं था कि रीना कजरी से खार खाती थी, कजरी उसके भी दिल के करीब थी। उसे वह खिलाती भी खूब थी। कभी कभी उसके मन में विचार भी आता था, ईश्वर मुझे बेटी दे तो कजरी जैसी। ईश्वर ने रीना को कजरी जैसी बेटी तो नहीं दी। राजकुमार कजरी को ही उसकी बेटी बनाने जा रहा था। मां बनने की आयु हाथ से फिसल चुकी होती तो यकीनन कजरी को गोद लेकर रीना फूली नहीं समाती। वह दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन होता। लेकिन अभी न रीना की उम्र ढली थी न राजकुमार की। दोनों युवा और संतान उत्पत्ति में सक्षम थे। इसीलिए रीना को पति का यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया प्रतीत हुआ। उसका विचार था कि निस्संतान दंपति दूसरे की संतान तभी गोद लिया करते हैं जब स्वयं की संतान के सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। उन दोनों के सामने एक नहीं अनेक राहें खुली थीं। इसीलिए रीना की इच्छा थी कि संतान के लिए उन दोनों को स्वयं प्रयास करना चाहिए। अपनी मेहनत से उगाया हुआ फल ज्यादा मीठा और खुशबूदार होता है। रीना के मन में यह कसक भी थी कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले राजकुमार ने एक बार उससे पूछने तक की जहमत नहीं की। सोचा, बच्चे नहीं हुए तो क्या राजकुमार के जीवन और इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं। बस रीना का मुंह फूल गया। शाम को राजकुमार घर आया तो रीना ने अपने वर्चस्व को लेकर उससे बहस की। बहस तकरार में बदली और फिर उसका नतीजा रीना की पिटाई में बदल गया। रीना को दुख यह था कि पति ने उसकी भावनाओं को नहीं समझा और मनमर्जी थोपने के लिए उसे पीट दिया। कुछ दिन बाद राजकुमार ने कजरी गोद ले ली। आपसी विश्वास की बात थी, इसलिए गोदनामा नहीं लिखा गया। भाई भाभी ने यूं ही कजरी को रीना व राजकुमार की गोद में दे दिया। लो, आज से इस पर से हमारा अधिकार खत्म, अब ये तुम्हारी बेटी है। कजरी को गोद लेने के बावजूद स्वयं की संतान का विवाद समाप्त नहीं हुआ।
रीना व राजकुमार इसके लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते। शारीरिक दोष जिसका कोई प्रमाण नहीं था, न रीना को सहन था न राजकुमार को। परिणामतः इसी मुद्दे पर दोनों का झगड़ा हो जाता। रीना पति के पौरुष को कटघरे में खड़ा करती तो राजकुमार उसे पीट देता। आए दिन की प्रताड़ना रीना से सही नहीं गई तो वह अक्सर मायके में रहने लगी। ससुराल आती तो कुछ दिन चैन से बीतते, उसके बाद फिर झगड़ा और मारपीट होती तो रीना मायके चली जाती। ससुराल में करने को बहुत काम थे, दिन कब ढल गया पता नहीं चलता था। मायके में रीना पर न कोई जिम्मेदारी थी न करने को कोई काम, इसलिए वक्त मुश्किल से गुजरता था। वक्त गुजारने के लिए रीना ने फेसबुक पर अकाउंट खोला और चैटिंग सर्फिंग करने लगी। अनेक दोस्त भी उसने बना लिए। उनमें से दो दोस्त खास थे, उनके नाम अजय और महेश थे। महेश बदला हुआ नाम है। अजय गोंडा का रहने वाला था, महेश गोरखपुर का। दोस्ती गहरी हुई तो अजय व महेश रीना से मिलने लखनऊ आने लगे। रीना तभी अपने इन दोस्तों को लखनऊ बुलाती थी जब वह मायके में रह रही होती थी। मायके से निकलकर दोस्तों से मिलने जाना उसके लिए सरल तथा सुविधाजनक था। राजकुमार को न जाने कैसे खबर हो गई कि रीना अजय व महेश नामक अपने दोस्तों से मिलती और उनके साथ घूमती फिरती है। राजकुमार ने रीना से जवाब तलब किया तो उसने सीधा सपाट जवाब दिया, वे मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, अजय गोंडा से और महेश गोरखपुर से सिर्फ मुझसे मिलने लखनऊ आते हैं। अगर मैं उनसे मिलती हूँ, बातें करती हूँ, 2-4 घंटा साथ घूम फिर लेती हूँ तो इसमें हर्ज क्या है। राजकुमार का मानना था कि आग और फूस में दोस्ती होगी तो पाप तो होगा ही। अजय व महेश भी रीना के दोस्त नहीं, आशिक है। चूंकि वह अधिकतर मायके में रहती है इसलिए पति की कमी प्रेमियों से पूरी करती है। राजकुमार ने यह सीधा आरोप रीना पर लगाया तो वह झगड़ने पर आमादा हो गई। पहले उन दोनों के झगड़े की जड़ अपना संतान न होना थी, अब अजय व महेश भी झगड़े तथा मारपीट का कारण बन गए। शारीरिक तथा मानसिक यातनाएं सहते सहते रीना का अंतस भर आया। वह ईश्वर से शिकवा करने लगी, हे प्रभु, इस शक्की और जालिम आदमी के फेर में मैं कहां पड़ गई। ऐसी सुहागन से मैं कुंवारी भली थी, इसके संग मेरा गुजारा मुमकिन नहीं। अभी भी कुछ खास नहीं बिगड़ा है, वक्त मेरे हाथ में है, अपने भविष्य की मुझे कोई दूसरी राह तलाश लेना चाहिए। इसी बीच सन 2016 में रीना की मुलाकात अभिषेक से हुई तो उसे लगा शायद मुझे जीने की नई राह मिल गई है। अभिषेक राय उर्फ अर्जुन सिंह उर्फ बंटी अम्बेडकर नगर के हरौली थाना खेमपुर का रहने वाला था। उसके परिजन बड़े बड़े ओहदों पर नियुक्त थे। अभिषेक के पिता रविंद्र प्रताप राय जिला अम्बेडकर नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। अम्बेडकर नगर में उनके खुद के 4 इंटर कॉलेज हैं। इसके अलावा उनके अनेक व्यवसाय हैं। रविंद्र प्रताप की गिनती जिले के करोड़पतियों में होती है। अभिषेक को शुरू से ही बहुत ज्यादा लाड़ प्यार तथा जेब खर्च के लिए पैसा मिला। बच्चों को जब ये 2 चीजें जरूरत से ज्यादा मिलें तो वे बिगड़ जाते हैं। अभिषेक भी बिगड़ गया। पढ़ाई से ज्यादा उसका मन मौज मस्ती और सैर सपाटे में लगने लगा। परिणाम यह हुआ कि वह इंटर की बोर्ड परीक्षा में फेल हो गया। फेल होने का अभिषेक की सेहत पर असर नहीं हुआ। उसने एक नया चस्का पाल लिया गिटार का। गिटार सीखने के लिए अभिषेक ने लखनऊ जाने की इच्छा व्यक्त की तो परिजनों ने अनुमति देने में देर नहीं की। पिता ने उसका मासिक खर्च भी तय कर दिया, 50,000 रुपए। सन 2014-15 में अभिषेक लखनऊ आ गया। उसने राजीव नगर तेलीबाग में 1 रूम सेट किराए पर लिया और उसमें रहने लगा। यहीं रहकर वह गिटार सीखने लगा। तेलीबाग स्थित एक कॉलेज से उसने प्राइवेट छात्र के तौर पर इंटर का फॉर्म भी भर दिया। अभिषेक ने पहले खुद गिटार बजाना सीखा, फिर दूसरों को सिखाने लगा। प्राइवेट छात्र के तौर पर उसने इंटर की परीक्षा भी दी, मगर दूसरी बार भी फेल हो गया। यह वो दौर था जब पति से झगड़ने के बाद रीना अधिकांशतः मायके में रह रही थी। कुछ युवक युवतियां गिटार सीखने के लिए अभिषेक के घर आते थे। उन्हें देखकर रीना को भी गिटार सीखने का शौक चढ़ा गया। वह भी अभिषेक की गिटार क्लास में जाने लगी। रीना सुंदर थी तो अभिषेक सुंदरता का पुजारी। दोनों की आयु में 6-7 वर्ष का अंतर था। अभिषेक को संगिनी की चाह थी तो रीना को अभिषेक के रूप में भविष्य की नई राह दिखाई दे रही थी। वह युवा होने के साथ करोड़पति पिता का पुत्र था। उसके परिवार में पैसे की कमी नहीं थी। लक्ष्मी इतनी कृपालु थी कि छप्पर फाड़ कर धन वर्षा कर रही थी। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए, आंखों ने इजहार किया। दिल के पैगाम दिल तक पहुंचे। मन में इश्क ने अनराई ली और एक दिन अभिषेक ने रीना को प्रपोज कर दिया, आई लव यू। रीना के कानों में मानो शहनाई बजी। वह मुस्कुरा कर बोली, ये जानते हुए कि मैं शादीशुदा हूं तुम मुझसे प्यार का दावा कर रहे हो। प्यार न उम्र देखता है, न यह कि वह जिसे चाहता है वह कुंवारी है या शादीशुदा। अभिषेक बोला, प्यार होना होता है, हो जाता है। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। 4 दिन प्यार करोगे फिर मुझे भूल जाओगे। रीना भविष्य के अंदेशे दूर कर लेना चाहती थी। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी।
बदनामी की हवा ससुराल तक पहुंची तो पति मुझे तलाक दे देगा। यही तो मैं चाहता हूं कि राजकुमार तुमको तलाक दे दे। अभिषेक के अधरों पर अर्थपूर्ण मुस्कान सजी। तलाक के बिना हमारी शादी का रास्ता कैसे साफ होगा? रीना चहकी। सच, बिल्कुल सच। अभिषेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम भी तो इश्क का इकरार करो, लव यू टू, कहकर रीना हंसने लगी। प्यार को परवान चढ़ने के लिए और क्या चाहिए था? रीना की और अभिषेक का बेमेल प्यार परवान चढ़ने लगा। रीना पहले ही राजकुमार से दूर थी, युवा और अमीर प्रेमी मिला तो उससे और दूर, बहुत दूर हो गई। किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। केवल अदृश्य काल जानता था कि रीना राजकुमार से जितनी दूर जा रही है, मौत राजकुमार के उतना ही पास आ रही है। 8 फरवरी 2018 की बात है। प्रतिदिन की भांति सेक्टर 3 वृंदावन कॉलोनी स्थित अपने प्रतिष्ठान की शाखा पर जाने के लिए राजकुमार पूर्वाह्न 11 बजे नीचे मवैया स्थित घर से निकला। अपनी स्कॉर्पियो कार में सवार हुआ और निकल पड़ा। राजकुमार मामा चौराहा पर पहुंचा तो एक बाइक सवार ने ओवरटेक करके उसकी कार रोकी। राहगीरों ने देखा। सड़क पर आड़ी बाइक खड़ी करके रास्ता रोकने पर राजकुमार उस पर चिल्लाया तो बाइक सवार उतरकर कार के पास आया। कमर से तमंचा निकालकर राजकुमार की छाती पर गोली मारी। उसके बाद पुनः बाइक पर सवार होकर 9-2-11 हो गया। घटना इतनी अकस्मात हुई कि सब केवल देखते रह गए और बाइक सवार राजकुमार को गोली मारकर फरार हो गया। वृंदावन कॉलोनी के मामा चौराहे पर मौत का ये खेल देखने वालों में निर्माणा, धीनेजी अबूटा, निक अपार्टमेंट के 2 गार्ड वाजिद अली व महेंद्र तथा एक अन्य कर्मचारी नीरज शर्मा थे। आपस में सलाह करने के बाद वाजिद अली ने अपने मोबाइल से पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी अरुण कुमार राय, एसएसआई रणजीत सिंह दल बल सहित मामा चौराहा पहुंच गए। लहूलुहान राजकुमार को अविलंब ट्रामा सेंटर भेजा गया। वहां प्राथमिक परीक्षण में ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तब तक एसएसपी दीपक कुमार, एएसपी अनुराग वत्स, सीओ कैंट तनोपाध्याय आदि मौके पर पहुंच गए। कार की तलाशी लेने पर डैशबोर्ड से कार की आरसी तथा मृतक का ड्राइविंग लाइसेंस मिला, जिससे उसकी पहचान राजकुमार यादव के तौर पर हुई। डीएल में दर्ज पते पर पुलिस ने सूचना दी तो मृतक के परिजन ट्रामा सेंटर पहुंचे। वहां पर उन्होंने शव की विधिवत पहचान राजकुमार यादव के तौर पर की। मौके पर आवश्यक कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इसके बाद मृतक के चचेरे भाई शिवा यादव को वादी बनाकर थाना मवैया में धारा 302 के तहत प्रकरण पंजीकृत कर लिया। अब प्रश्न यह था कि राजकुमार की हत्या किसने और क्यों की। पुलिस ने नीची मवैया से मामा चौराहा तक लगे ऐसे सीसीटीवी कैमरे जिनकी रेंज में सड़क थी, उनकी फुटेज चेक की। पता चला कि जब राजकुमार घर से निकला था तभी से एक बाइक सवार उसकी कार के पीछे लगा हुआ था। मामा चौराहा पर ओवरटेक करके उसने कार रोकवाई और राजकुमार की छाती पर गोली मारकर फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग कहीं भी इतनी स्पष्ट नहीं थी कि जूम करके बाइक का नंबर पढ़ा जा सकता अथवा बाइक सवार का चेहरा साफ देखा जा सकता। इसके बावजूद अरुण कुमार राय ने बाइक सवार के प्रिंट निकलवाकर मामा चौराहा से नीची मवैया तक लोगों को फोटो दिखाए। क्या आप इसे जानते हैं? क्या आप अनुमान के आधार पर बता सकते हैं कि यह कौन हो सकता है? कुछ लोगों ने बताया, हमें तो यह राजीव नगर तेरीबाग में रहने वाला अभिषेक लगता है। पता लगाते हुए राय अभिषेक के घर पहुंचे। वह गुंजू यादव के मकान के एक पोर्शन में किराए पर रहता था। अभिषेक के पोर्शन में ताला लगा मिला। राय ने अपने सूत्रों से अभिषेक का मोबाइल नंबर प्राप्त करके उसे सर्विलांस पर लगवाया और सीडीआर भी निकलवा ली। इसके साथ ही उसके फेसबुक अकाउंट चेक किए। पता चला कि फेसबुक पर उसने 2 अकाउंट बनाए हुए थे, एक अभिषेक के नाम से, दूसरा अर्जुन सिंह के नाम से। दोनों अकाउंट को खंगाला गया। डिलीट मैसेज रिकवर किए गए तो रीना से अभिषेक की अंतरंगता प्रकाश में आ गई। सीडीआर से भी अभिषेक और रीना की प्रतिदिन लंबी बातचीत होने की पुष्टि हुई। दोनों की रोजाना 40 से 70 मिनट बात होती थी। पुलिस ने रीना व अभिषेक के संबंध की पड़ताल की तो उनका प्रेमिल संबंध उजागर हो गया। इसके आगे की थ्योरी पुलिस ने स्वयं बना ली। दोनों के प्रेम में राजकुमार बाधक बना होगा। इसी खुन्नस में अभिषेक ने प्रेमिका के पति को यमलोक की राह दिखा दी। इसके बाद अभिषेक की तलाश में पुलिस ने अपना समूचा तंत्र सक्रिय कर दिया। परिणामतः 11 फरवरी को सुशांत गोल्फ सिटी स्थित गोल्फ स्टैचू के पास से अभिषेक को बंदी बना लिया गया। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद हो गया। थाना मवैया में अभिषेक को पूछताछ की प्रक्रिया से गुजारा गया तो एक ऐसे युवक की क्राइम कथा सामने आई जो अपने से बड़ी एक शादीशुदा औरत के इश्क के जुनून में कत्ल कर बैठा। अभिषेक रीना की जिंदगी में आया तो ससुराल में रहने पर भी रीना फोन पर उससे लंबी लंबी बातें करने लगी। रीना का फोन कान से लगाए रखकर फुसफुसाते रहना सभी को खटकने लगा। राजकुमार का भी माथा ठनका कि जरूर कोई संगीन बात है।
उसने अपने स्तर पर पता किया तो हकीकत सामने आ गई। राजकुमार को यह तो मालूम हुआ कि मायके के मोहल्ले के किसी युवक से रीना इश्क लड़ा रही है। दोनों एक दूसरे के दीवाने हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी बीवी के आशिक का नाम वह नहीं जान सका। किसी भी पति को सहन नहीं होता कि उसकी पत्नी आशनाई करे। राजकुमार को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने रीना को जलील किया ही बुरी तरह पीटा भी। बात यह खत्म नहीं हुई। राजकुमार ने रीना के मायके जाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। मोबाइल फोन वह पहले ही छीन चुका था। रीना का मायके आना बंद हुआ। फोन पर बात भी बंद हुई तो उसके वियोग में अभिषेक तड़प उठा। जुदाई की इस पीड़ा से मुक्ति के उपायों पर उसने दिमागी घोड़े दौड़ाए और फिर रीना के ससुराल के करीब ही मकान लेने का फैसला किया। अभिषेक ने प्रयास किया तो राजकुमार के घर के करीब ही गुंजू यादव के मकान में उसे एक पोर्शन खाली मिल गया। अभिषेक ने वह पोर्शन किराए पर ले लिया। इसके बाद रीना तक पहुंच बनाने के लिए अभिषेक ने उसके पति व जेठों से मधुर संबंध बना लिए। चूंकि राजकुमार को बीवी के आशिक का नाम पता नहीं था, शक्ल भी कभी नहीं देखी थी, चुनाचे अभिषेक की युक्ति कारगर साबित हुई। वह साधिकार रीना के घर पहुंचने और वहां चाय नाश्ता करने लगा। आशिकी पर लगा विराम हट गया। अभिषेक व रीना की पुनः गुपचुप मुलाकातें होने लगी। प्रेमी की दिलेरी पर रीना फिदा थी। दिसंबर 2017 में एक दिन राजकुमार ने अपने घर में ही रीना व अभिषेक को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। ऐसे मामलों में जैसा कि होता है, प्रेमी भाग जाता है और प्रेमिका फंस जाती है। अभिषेक भी भाग गया और रीना फंस गई। राजकुमार ने उसे बुरी तरह पीटा। इसके बाद गुंजू यादव पर दबाव डालकर अभिषेक से मकान खाली करा लिया। माशुका के कूचे से बेआबरू होकर निकला अभिषेक चिन्हट में किराए पर रहने लगा। राजकुमार के चलते अभिषेक को रीना से दूर होना पड़ा था। राजकुमार ने सरेआम उसे बेइज्जत भी किया था, अतः वह तिलमिलाया हुआ था। इसी तिलमिलाहट में उसने अपमान का बदला लेने के लिए राजकुमार की हत्या करने का निर्णय कर लिया। हत्या से अभिषेक को दो लाभ थे। पहला यह कि उसका प्रतिशोध पूरा हो जाता। दूसरा लाभ यह कि रीना को पाने की उसकी राह निष्कंटक हो जाती। राजकुमार की हत्या करने के लिए अभिषेक ने कहीं से तमंचा और कारतूस की व्यवस्था भी कर ली। राजकुमार की हत्या करने के लिए अभिषेक ने 6 फरवरी को भी उसका पीछा किया था, मगर सही मौका नहीं मिला। इसके बाद 8 फरवरी को उसने पुनः पीछा किया और अपने मकसद में कामयाब रहा। पुलिस के सामने अब प्रश्न यह था कि क्या साजिश में रीना भी शरीक थी। यादव परिवार का कथन था कि कत्ल में रीना की भी मिलीभगत है। राजकुमार की हत्या ही इसलिए की गई ताकि उन दोनों के मिलन में बाधा न रहे। मामला ठंडा हो जाने पर वे शादी भी कर सके। दूसरी ओर रीना का कहना था, न तो आशिकी थी, न पति की हत्या में मेरा हाथ है। अभिषेक से मेरी संतान नहीं हुई थी, इसलिए राजकुमार मुझसे मुक्ति पाना चाहता था। इसीलिए जब राजकुमार की हत्या हो गई तब पुलिस के साथ मिलकर ससुराल वाले मुझे बदचलन साबित करने पर तुले हैं। वे मुझे भी केस में फंसाना चाहते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।